अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मटेरियल परचेज बजट पे बात की थी और आज जो है हम बात करेंगे मटेरियल के डॉक्यूमेंटेशन पर। जब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि व्हेनेवर वी परचेज मटेरियल तो वी विल आइदर परचेज इट आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। या तो हम कैश पर परचेज करेंगे या फिर हम क्रेडिट पर परचेज करेंगे। देखो, कैश पर परचेज करने का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है, क्रेडिट पर परचेज करने का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है, और इन दोनों प्रोसीजर्स के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। हमारे सिलेबस में जब बात की जाती है कैश की, या रियल लाइफ में भी जब कैश की बात की जाती है, तो कैश पे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज नोन एज रिसीट। बट जब हम बात करते हैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली बनाए जाते हैं, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आज हम इस पे बात करते हैं। पहली चीज जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के वक्त हम डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आते हैं, वो सबसे पहली चीज होती है जिसे कहा जाता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट एक रिक्वेस्ट होती है फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर्स डिपार्टमेंट की तरफ एक रिक्वेस्ट जाती है कि डूड आई नीड दिस मटेरियल राइट नाउ इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जो है वो किसको रिक्वेस्ट भेजता है? स्टोर्स वाले को। क्या रिक्वेस्ट भेजता है? कि भाई मुझे ये मटेरियल चाहिए है क्योंकि मेरी प्रोडक्शन रुक चुकी है, तो आप काइंडली मुझे ये मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। अब अक्सर होता क्या है, अगर तो प्रोडक्ट सॉरी स्टोर्स वाले के पास, अगर स्टोर्स वाले के पास मटेरियल मौजूद है, अगर स्टोर्स वाले के पास मटेरियल मौजूद है, तो वो मटेरियल कर देगा ट्रांसफर। तो वो मटेरियल क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर कर दिया। अगर मौजूद नहीं है मटेरियल, अगर मौजूद नहीं है मटेरियल, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला मटेरियल सॉरी प्रोडक्शन वाले को बोलेगा कि भाई मेरे पास मटेरियल नहीं है, अलबत्ता अलबत्ता मैं, यानी कि स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है, परचेज डिपार्टमेंट वाले को बोलेगा कि भाई मुझे ये मटेरियल मंगवा के दे दो, मेरे पास खत्म हो गया है और प्रोडक्शन वाले को जरूरत है। स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? वो बोलेगा कि भाई मुझे ये मटेरियल मंगवा के दे दो, मेरे पास खत्म हो गया है और मुझे अब जरूरत है प्रोडक्शन में। ये चीज समझ आती है? क्या होता है? पीआरएन इज सिंपली अ रिक्वेस्ट, पीआरएन इज सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। ये बनाता कौन है? ये बनाने में या तो प्रोडक्शन वाला इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे कितना मटेरियल चाहिए, या फिर स्टोर्स वाला इन्वॉल्व होता है जिसको पता होता है कि मुझे कितना मटेरियल मंगवा लेना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट बना के भेजा जाता है किसको? परचेज मैनेजर को। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा दो एस्पेक्ट से देखता हूं। जब भी मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूं, तो डॉक्यूमेंटेशन के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है बायर, बायर यानी कि हम, बायर यानी कि हम, और एक होता है सेलर, सेलर यानी कि बाहर वाला, या जिसे हम बोलते हैं वेंडर, और बायर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जब जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। हम किसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो काम हम कर रहे हैं, यानी कि वो काम हमारे पास हो रहा है, और वेंडर जो काम कर रहा है वो काम बाहर से किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो काम हम कर रहे हैं वो कहलाएगा इंटरनल वर्क, वो कहलाएगा इंटरनल वर्क, और जो काम बाहर से हो रहा है वो कहलाएगा एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क के लिए जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन यूज करूंगा उन्हें कहा जाता है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हुए बना रहे होते हैं। और एक्सटर्नल वर्क जो भी होगा
वो उसके डॉक्यूमेंट को कहा जाता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारा ज्यादा काम होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट पे काम नहीं करते। हम काम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट पर भी करते हैं, लेकिन वो जो काम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट पर हो रहा होता है उसमें सब डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, सिर्फ कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अब यहां पर अगर मैं इस बात को मद्देनजर रखूं तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बना रहा है? प्रोडक्शन वाला बना रहा है। प्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? बायर का। तो ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट। सिमिलरली अगर मैं परचेज रिक्विजिशन की बात करूं, परचेज रिक्विजिशन कौन बना रहा है? या तो प्रोडक्शन वाला बना रहा है या तो स्टोर्स बना रहा है। तो ये भी क्या है मेरे लिए? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। जब परचेज रिक्विजिशन जब बन जाती है तो एक अदद परचेज ऑर्डर जारी किया जाता है। एक अदद परचेज ऑर्डर जारी किया जाता है, लेकिन ये परचेज ऑर्डर जारी करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी काम आएंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी काम आएंगे। मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज होती है जिसे कहा जाता है कोटेशन। पहली चीज होती है जिसे कहा जाता है कोटेशन। कोटेशन क्या होती है? जब डिफरेंट सप्लायर्स आके अपनी प्राइसेस मेरी कंपनी को सबमिट करवाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कोटेशन कहा जाता है। यानी कि डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट सप्लायर की तरफ से सबमिट की जाती हैं, तो ये क्या हो गई मेरे लिए? कोटेशन हो गई। अब इस कोटेशन के ऊपर हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो वर्किंग करता है और वो बनाता है एक अदद लिस्ट ऑफ सप्लायर। मुझे सिर्फ एक बात ये बता देना कि ये जो कोटेशन है ये मेरे पास बाहर से आ रही है, सेलर भेज रहा है, सप्लायर भेज रहा है, तो ये कोटेशंस मेरे लिए क्या हो गई? एक अदद एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। लेकिन ये जो लिस्ट ऑफ सप्लायर है ये कौन बना रहा है मेरे पास? परचेज डिपार्टमेंट वाला। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गया। ये मेरे लिए इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गया। अब जरा एक चीज समझो। अब जरा एक चीज समझो यहां पर। लिस्ट ऑफ सप्लायर बनने के बाद, अब ये लिस्ट ऑफ सप्लायर क्या होती है इसको पहले समझ लो। लिस्ट ऑफ सप्लायर एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जिसके अंदर सप्लायर की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। सप्लायर की डिटेल्स में क्या हो सकता है? जो चीज मैंने मंगवाई है, जो भी मटेरियल मैंने मंगवाया है उसकी डिटेल्स, उसकी प्राइस, उसका लीड टाइम। लीड टाइम कहते हैं कि कितने टाइम के अंदर मेरे पास वो मटेरियल पहुंच जाएगा। और ये तीनों चीजें देखने के बाद जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फीजिबल होता है, जो सप्लायर हमारे लिए सबसे ज्यादा फीजिबल होता है, उसको परचेज ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। उसको परचेज ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। परचेज ऑर्डर क्या होता है? परचेज ऑर्डर इज सिंपली एन ऑर्डर for purchase order is a document simply placing an order of a particular type of material to be purchased. It is generated by the purchase manager and sent to the supplier. और ये भी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। परचेज ऑर्डर भी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब यहां पर एक और डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम आता है, जिसे कहा जाता है सेल्स ऑर्डर। इसे कहा जाता है सेल्स ऑर्डर या फिर एक्नॉलेजमेंट लेटर। क्या कहा जाता है? एक्नॉलेजमेंट लेटर। मतलब एक्नॉलेजमेंट लेटर का मतलब ये होता है
कि जनाब मैंने जो आपको परचेज ऑर्डर भेजा था या आपकी तरफ से जो परचेज ऑर्डर मुझे मिला था वो हमें रिसीव हो गया है, एंड वी अग्री ऑन ऑल दोस टर्म्स एंड कंडीशन दैट हैज बीन रिटन इन द परचेज ऑर्डर, और हम आपके साथ ये ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयार हैं। ये कहलाता है सेल्स ऑर्डर। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर या सेल्स ऑर्डर जो है ये हमें सेलर भेजता है या सप्लायर भेजता है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक अदद एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद सेलर जो है वो हमें सामान भेज देता है। सामान के साथ सेलर हमें एक चीज भेजता है जिसे कहा जाता है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट क्या होता है, आप लोग ने अगर घर पे कभी सामान मंगवाया हो ऑनलाइन, तो टीसीएस ओसीएस जहां से भी वो सामान आता है वो आपसे एक पर्चे पर दस्तखत ले लेते हैं। वो एक डिलीवरी नोट होता है जिसके अंदर लिखा हुआ ये होता है कि भाई आपका ये सामान आपको रिसीव हो गया। सिमिलरली जब कोई भी सप्लायर या कोई भी वेंडर आपको डिलीवर करता है सामान, तो वो वहां पर एक डिलीवरी नोट भेज देता है उसके साथ। डिलीवरी नोट साइन करता है स्टोर्स मैनेजर, क्योंकि स्टोर्स मैनेजर वो बंदा होता है जो कि सामान रिसीव कर रहा है, और वो वापस चला जाता है किसके पास, सप्लायर के पास। ये एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये कौन बनाता है, सप्लायर बनाता है। तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट क्या है, डिलीवरी नोट। हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आ जाता है डिलीवरी नोट, क्योंकि डिलीवरी नोट के बगैर मैं मानूंगा ही नहीं कि ये काम हुआ है। फिर आ जाता है गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जो ये चीज वेरीफाई कर देता है कि भाई जो गुड्स हमें डिलीवर हुए हैं वो हमने ऑब्वियसली रिसीव करके रिकॉर्ड कर दिए, वो हमने रिसीव करके रिकॉर्ड कर लिए अपने पास। ये स्टोर्स मैनेजर बनाता है, क्योंकि गुड्स कौन रिसीव कर रहा है, स्टोर्स मैनेजर। स्टोर्स मैनेजर ये बनाता है और इसकी 3 कॉपीज बनती हैं। पहली स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए, जो खुद वो अपने पास भी रखेगा कि भाई ये चीज आई थी मेरे पास। दूसरी, पर्पस क्या है इसका, दूसरा एविडेंस मेंटेन करने के लिए। सेकंड कॉपी जो है वो जाती है किसके पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास। और जो तीसरी कॉपी है वो जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अकाउंट्स के पास क्यों जाती है, इसका पर्पस आपको बाद में समझ आएगा। ये भी एक अदद इंटरनल डॉक्यूमेंट कहलाता है, ये भी एक अदद इंटरनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। फिर आते हैं परचेज इनवॉइस की तरफ। परचेज इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस कहते हैं बिल। जो बिल आपके पास आता है ना कि भाई ये पेमेंट कर दो मेरी अब, परचेज इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब ही होता है कि भाई जो आपने सर्विसेज यूज की, जो आपने सामान मंगवाया, जो भी आपने काम किया उसका ये खर्चा है, ये अब हमें आप पे कर दो। ये कौन देता है हमें, सप्लायर देता है। कौन भेजता है हमें, सप्लायर। और ये चीज जाती है सीधा किसके पास, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला पेमेंट करने से पहले सबसे पहले क्या करता है, वेरीफाई करता है परचेज इनवॉइस को। किससे, परचेज ऑर्डर से और गुड्स रिसीव नोट से। परचेज ऑर्डर क्या था, जो हमने बना के भेजा था किसको, सप्लायर को। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि ये परचेज ऑर्डर के हिसाब से है भी या नहीं। और फिर उसके बाद वो गुड्स रिसीव नोट के साथ वेरीफाई करेगा कि ये जो इनवॉइस हमें दी गई है क्या इतना सामान रिसीव हुआ भी है या नहीं। अगर तो दोनों चीजें वेरीफाई हो जाएंगी तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज होती है जिसे कहा जाता है मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट क्या होता है, देखो अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने घर की एग्जाम्पल लो। आप लोग घर पे दावत है, खाना पक रहा है, अम्मी ने आपको कहा कि मुझे जो है 4 प्याज ला के दो, मुझे 4 प्याज चाहिए सैलेड बनाना है। आपने 4 प्याज जाके अम्मी को पकड़ा दिए सैलेड बनाने के लिए। अब अम्मी सैलेड जब काट रही थी तो उनको अंदाजा हुआ कि 4 प्याज तो बहुत ज्यादा है, 3 में भी काम हो जाएगा। तो उन्होंने आपको आवाज दी और बोला कि ये एक प्याज वापस ले जाओ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये कहलाता है मटेरियल रिटर्न करना। ये क्या कहलाता है, मटेरियल रिटर्न करना। मटेरियल रिटर्न करने से क्या मुराद होती है कि जनाब आपने आपने मटेरियल भेजा था वो ज्यादा हो गया, मुझे इतने मटेरियल की जरूरत नहीं थी, तो मैं आपको ये वापस कर रहा हूं, जब जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा।
ये कौन बनाता है? व्हेन द एक्सेस मटेरियल इज रिटर्न टू द स्टोर्स, इट इज अकम्पनीड बाय द मटेरियल रिटर्न नोट. इट इज जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेंड टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट. और ये भी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है. फिर आते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट पे. मटेरियल ट्रांसफर दो तरह का होता है. एक मटेरियल ट्रांसफर होता है जो स्टोर्स वाला भेजता है, कहां पर? प्रोडक्शन में. एक तो मटेरियल ट्रांसफर होता है जो स्टोर्स वाला प्रोडक्शन में भेजता है. दूसरा मटेरियल होता है जो प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्विच करता है मटेरियल. मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में चला गया मटेरियल. तो ये भी तो ट्रांसफर होगा कि भाई मैं इतना मटेरियल अपने पास से आगे भेज रहा हूं, ताकि एक एविडेंस रहे. When materials are transferred between two production department, it is accompanied by the material transfer note. It is generated by one production department and sent to the other production department. It is an internal document. ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है. अच्छा, अब इसके बाद आते हैं अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जो आपका पूरा स्टोर्स डिपार्टमेंट संभालते हैं. ये वो दो डॉक्यूमेंट हैं जो आपका पूरा स्टोर्स डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं. पहला, बिन कार्ड. बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड एक ऐसा इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिस पे आपके मटेरियल की हर इन्वेंट्री की क्वांटिटी मेंशन होती है. बिन कार्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसपे आपके हर मटेरियल की क्वांटिटी मेंशन होती है. कौन सा मटेरियल किस दिन कितना आया, कौन सा मटेरियल किस दिन कितना गया, ये कहलाता है बिन कार्ड. लेकिन सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी. मैं फिर बता दूं कि बिन कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी मेंशन होती है. बिन कार्ड के ऊपर कोई भी प्राइस मेंशन नहीं होती. प्राइस मेंशन होती है हमेशा कहां पर? स्टोर्स लेजर्स अकाउंट्स पर. प्राइस हमेशा कहां मेंशन होती है? स्टोर्स लेजर अकाउंट पर. अब ये स्टोर्स लेजर अकाउंट क्या होता है? स्टोर्स लेजर अकाउंट एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जिसके अंदर मटेरियल की तमाम इंफॉर्मेशन होती है क्वांटिटी और प्राइस से रिलेटेड, बोथ क्वांटिटीज एंड वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी आइटम. मतलब मैं कहता हूं कि जनाब 12 जनवरी 2024 को मेरे पास 400 यूनिट्स आए. 15 जनवरी 2024 को मेरे पास से 300 यूनिट्स गए. ये क्या था? ये था बिन कार्ड, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज हैं. ये क्या था? बिन कार्ड, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज हैं. अब आते हैं स्टोर्स लेजर की तरफ. स्टोर्स लेजर क्या कहता है कि जनाब 12 जनवरी 2024 को 400 यूनिट्स रिसीव हुए एट $12, जिसकी टोटल क्वांटिटी थी 4800. सॉरी, जिसकी टोटल प्राइस थी 4800. ये क्या था? मेरे पास रिसीट्स थी. 15 जनवरी 2024 300 यूनिट्स मैंने इशू कर दिए, जिनकी एक की कॉस्ट थी ₹12. तो ये कितना हो गया? $3600 इश्यूज. अब देखो, यहां पर मुझे पता है कि रिसीट हुए, इशू हुए, 400 यूनिट्स हुए, 300 यूनिट्स हुए, 12 जनवरी को हुए, 15 जनवरी को हुए, और अब यहां पर इनकी प्राइसेस भी आ गई. ये 12 क्या है? ये कॉस्ट पर यूनिट है. ये 4800 और 3600 क्या है? ये टोटल अमाउंट है. तो ये मेरे पास क्या आ गया? स्टोर्स लेजर आ गया. तो ये आ गया हमारे पास स्टोर्स लेजर. आई बिलीव स्टोर्स लेजर तक आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी.